हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 75 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और आज भी हम इसमें चुनावी राजनीति पाठ को जारी रखेंगे। लेकिन जिस विषय उपविषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है मतदाता सूची, उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव अभियान, मतगणना और मतदान। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मतदाता सूची। देखिए यहाँ पर मतदाता सूची की एक फोटो भी दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो ये मतदाता सूची इस तरह से होती है। आखिर ये मतदाता सूची होती क्या है, चलिए जान लेते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष, याद रखना 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है, जैसे कि समय समय पर चुनाव आयोग इसको रिवाइज भी कराता रहता है। इसमें जो भी फेरबदल होते हैं उनको करवाता रहता है। इस सूची को ही आमतौर पर हम मतदाता सूची कहते हैं या इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। देख रहे हैं इसमें अब तो क्या होने लग गया है कि जो आपकी मतदाता सूची है उसमें आपकी फ़ोटो भी होगी और साथ साथ आपके पूरी जानकारी होगी कि आपका नाम क्या है, आपका जो मकान का नंबर क्या है, कौन से एरिया में आप रहते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी उसमें रहती है ताकि चुनाव में वोट डालते समय कोई गड़बड़ी ना हो। ये होती है मतदाता सूची। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या होता है। वो होता है उम्मीदवारों का नामांकन, यानी उम्मीदवार कैसे अपना चुनाव लड़ते हैं, क्या उन्हें करना पड़ता है, ये जान लेते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, यानी कि हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार जिन्हें चुनाव में खड़ा करना है उन्हें चुनती है और जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन भी मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ते ही होंगे कि जब भी चुनाव होता है तो बोलते हैं कि भाई फला व्यक्ति को इस पार्टी से टिकट मिली है, तो इसका मतलब उस पार्टी ने उस व्यक्ति को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है। और कहाँ पर भरना होता है? ये चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। यानी अब क्या करना पड़ता है, देखो प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। यानी उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामले लंबित तो नहीं है, या उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण कितना है, और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या है। हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासतौर से जो हमारे देश में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसे ये बताना पड़ता है। और ये जो 3 अभी हमने जानकारी की बात की, ये उन्हें अपनी घोषणा में बिल्कुल सही सही देनी पड़ती है। यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। यानी इससे वो देखते हैं कि भाई जिस उम्मीदवार को वो चुन रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो कोई गंभीर अपराधी हो सकता है उनका डिसीजन गलत हो जाए, या वो बहुत अमीर हो तो उसको जो बेचारे गरीब लोग हैं उनसे क्या मतलब, हो सकता है वो उनके लिए काम ही ना करें। या शैक्षणिक योग्यता भी कई बार काउंट होती है कि भाई जो पढ़ा लिखा होता है अक्सर ये माना जाता है कि वो समझदार भी होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के आधार पर जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो अपना निर्णय आसानी से ले पाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद चुनाव अभियान कैसा होता है। चुनाव अभियान, कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। यानी पहले सारे उम्मीदवार अपना नामांकन भर देंगे, फिर चुनाव आयोग ये देखता है कि किसी के नामांकन में कुछ गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है और जो बाकी अंतिम सूची होती है उम्मीदवारों की, तब
और जो असली में चुनाव की तिथि होती है उसके बीच में लगभग 2 सप्ताह यानी 15 दिन का समय होता है और ये समय चुनाव अभियान का समय है। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। ये सारे के सारे नियम हमारे चुनाव आयोग ने बनाए हुए हैं और इन नियमों को सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ता है। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। देखिए, ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि चुनाव आयोग एक नियम बनाता है और उन नियमों को सबको मानना पड़ता है, इसको हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने वाला कोई वादा नहीं कर सकते। अब आप समझे कि आखिर ये आचार संहिता क्या होती है। ये चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियम कानून होते हैं जो कि चुनाव की तिथि जैसे ही निर्धारित होती है तो ये लागू कर दिए जाते हैं। फिर आता है मतदान और मतगणना। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपने वोट डालते हैं यानी कि मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। याद रखना, आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव के दिन और मतगणना यानी काउंटिंग के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो अब आप समझे कि कैसे वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद उसकी काउंटिंग यानी मतगणना होती है और जिस उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वही उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है यानी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से होता है चुनाव। अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को ही आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, क्या योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली योग्यता। दूसरी योग्यता है आयु की। आप जिस चुनाव को लड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से, जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी वो वाली आयु होना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि अलग अलग चुनावों के लिए न्यूनतम आयु अलग अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए बताई है। फिर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से असमर्थ या दिवालिया ना हो, यानी वो पागल या दिवालिया ना हो, और आप जिस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए उस एरिया की। चुनाव लड़ते समय व्यक्ति कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी वो कोई ऐसे पद पर ना हो जहां से उसको फायदा मिलता हो। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। देखिए, आदर्श आचार संहिता का अर्थ उन नियमों और कानूनों से है जो चुनाव की तिथि घोषित हो जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा लागू किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इन नियमों और कानूनों को मानना पड़ता है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दंड भी दिया जाता है। और चौथा प्रश्न है कि मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं। तो मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के आना चाहिए यहाँ पर के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति इसलिए दी जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। और
टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।